अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड के साथ मैं हूं महरीन जमील। नासरीन, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी और बुरी खबर यह है कि ऑलराउंडर शादाब खान अनफिट होकर 3 माह के लिए क्रिकेट के मैदान से बाहर हो गए हैं और कौमी T20 टीम भी बन चुकी है। ऐलान किसी वक्त भी किया जा सकता है। इसके अलावा ग्रैंड स्लैम टेनिस का इवेंट शुरू हो चुका है, लेकिन लंदन की गर्मी ने विंबलडन में प्लेयर्स और तमाशाइयों को बेहाल कर दिया है। इसके अलावा रोनाल्डो कहते हैं कि उनका दिल सऊदी अरब में लग गया है। ऐसे ही और बहुत सारे मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद मकसूद और मोहम्मद यूसुफ अंजुम। इसके अलावा कराची से हमें ज्वाइन करेंगे सलीम खालिक साहब। सलीम खालिक साहब, सबसे पहले बात का आगाज आपसे करेंगे। हमारे ज़राए कहते हैं कि पाकिस्तान T20 स्क्वाड का इंतखाब कर लिया गया है और किसी वक्त भी टीम का ऐलान किया जा सकता है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पर बहुत बात की। क्या T20 टीम में शाहीन और नसीम शाह होंगे? देखिए, बाबर और रिजवान का तो क्लियर है कि जो भी प्लान्स हैं मौजूदा क्रिकेट बोर्ड के और दीगर इंतजामिया के कि इनको अभी T20 में नहीं लाया जाएगा, क्योंकि आपको पता है T20 टीम की जो परफॉर्मेंस थी बहुत ही ज्यादा खराब रही। और उसके बाद फिर ये बातें होने लगी कि जब हम सारे सीनियर्स को खिलाकर हार रहे तो क्यों ना हम यंगस्टर्स को मौके दे जो 1 आध साल खेल के सेट होकर फिर जदीद क्रिकेट खेलें। क्योंकि बाबर के बारे में ये कहा जाता है कि वो अपने लिए खेलते हैं और वो रिजवान के बारे में भी यही कहा जाता है कि स्ट्राइक रेट का दोनों के साथ मसला है, इंटेंट इतना नजर नहीं आता। तो उसके बाद यंगस्टर्स को आजमाया गया। शुरू में तो यंगस्टर्स भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन अब जैसे हमने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में देखा कि बेहतर परफॉर्म किया और लकीली अगली सीरीज भी यदि बांग्लादेश के खिलाफ ही होनी है तो मुझे नहीं लगता ये दोनों वापस आए। रही बात शाहीन शाह अफरीदी की, तो शाहीन शाह अफरीदी का कोई डिसिप्लिनरी इशू नहीं है। ये मैं आपको क्रिकेट बोर्ड की एक बड़ी शख्सियत से मैंने इस हवाले से बात की थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि शाहीन का कोई ऐसा डिसिप्लिनरी इशू नहीं है। अगर उनको नहीं खिलाया गया, पीछे नहीं लिया गया, तो वो क्रिकेटिंग डिसीजन था खालिसतन। लेकिन मैं आपको पूरे वसूख के साथ कह रहा हूँ कि जो कोच माइक हैसन है वो शाहीन को अपनी कोर टीम में रखना चाहते हैं। साथ में ये भी है कि जो ऐसी गैर अहम सीरीज होंगी कि जिम्बाब्वे से है या बांग्लादेश से है या दूसरी कोई, तो उसमें जरूरत नहीं होती कि आप सारे अपने सुपरस्टार्स को खिलाएं। कहीं कहीं वहां रेस्ट दिया जा सकता है। तो ये एक चीज है। शाहीन अभी भी T20 प्लान्स में शामिल है, लेकिन बाबर और रिजवान को फिलहाल आप भूल जाएं। रही बात नसीम शाह की, तो उनकी फॉर्म इतनी अच्छी पहले थी नहीं और अब जाहिर है कि अब उनकी फॉर्म नेट वगैरह में देख के फिर पता लगेगा कि किस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है। और ये जो सीरीज है बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज है जो मुसलसल हारे जा रही है टीम। ओवरऑल बांग्लादेश, इवन UAE ने उनको हरा दिया था। तो मुझे नहीं लगता कि इस सीरीज में हम पाकिस्तान को बहुत ही तगड़ा स्क्वाड लेके जाएगा। मेरा ख्याल है यंगस्टर्स को इधर तरजीह दी जाएगी। ठीक। अच्छा जाहिद साहब, आपका क्या ख्याल है, जो नई टीम बन रही है उसमें नए खिलाड़ियों को ज़्यादा मौका दिया जा रहा है, इससे कितना फ़ायदा होगा और जो सीनियर्स हैं उनके ना होने से कितना नुकसान हो सकता है? देखिए मेरीन, क्योंकि स्किल्स कैंप है उसके कई मराहल यहाँ पे हो चुके हैं। जब से माइक हैसन आए उनका इंतखाब किया गया, लाहौर में कैंप लगाया गया और क्योंकि इसके दरमियान में 3 T20 जो है एक एक्स्ट्रा मैचेस मिले थे पाकिस्तान को, सीरीज़ मिली बांग्लादेश में जाकर खेलने की। बांग्लादेश की टीम जो है कमज़ोर ज़रूर है, लेकिन बांग्लादेश की टीम अपने हिसाब से पिचेस बनाते हैं, ज़्यादातर स्पिनर्स पर इन्हिसार करते हैं और माजी में देखा है कि बाज़ का तो 120 या 30 रन करते हैं, इसमें भी वो बाज़ का जीत जाते हैं, टफ टाइम देते हैं दूसरी टीम को। पाकिस्तानी टीम ऑन पेपर या नौजवान खिलाड़ी भी अगर शामिल किए जाएँ तो बांग्लादेश से काफ़ी बेहतर है। लेकिन जाहिर है जब कहते हैं कि किसी भी मद्दे मुकाबले टीम को आसानी से नहीं लिया जा सकता, तो लगता है ऐसा है क्योंकि पहले पाकिस्तान ने 3 T20 खेलने हैं बांग्लादेश में, इसके बाद टीम ने जाना है अमेरिका जहाँ पे 3 T20 वेस्ट इंडीज़ के साथ होंगे, फिर जाहिर है 3 वनडे थे वो भी कन्वर्ट किए जा रहे हैं T20 में। तो लगता है ऐसा है कि जो स्क्वाड जहाँ बांग्लादेश में जाएगा इसमें कोई ना कोई चेंज होगी, क्योंकि इसमें लगता नहीं शाहीन इस टीम में शामिल हो। बाबर और रिजवान का तो मैं खैर जिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि वो तय है कि वो इस टीम में शामिल नहीं होंगे, नौजवान खिलाड़ी होंगे। अलबत्ता वसीम जूनियर जो है उन पर फिटनेस के सवालिया निशानात हैं, वो टीम में होंगे या नहीं होंगे। तो फास्ट बॉलिंग तो लगता है कि हारिस रऊफ जो मेजर क्रिकेट लीग में अमेरिका में बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं वो टीम में शामिल होंगे। हसन अली जो इनकी वापसी हुई है और कहा जाता है वही हसन अली 2017 वाला वापस आ गया, उनके साथ अब्बास अफरीदी होंगे। तो मेरा ख्याल है फ़हीम अशरफ है। हाँ, शादाब का एक हल्का सा झटका जरूर लगा, पाकिस्तानी टीम को नुकसान होगा। इन फॉर्म भी थे, ऑलराउंडर भी थे आज यकीनी तौर पर, क्योंकि वो वाइस कैप्टन भी थे। अब किसी को वाइस कैप्टन नामजद करेंगे क्योंकि उनकी जो हमारे सोर्सेज बताते हैं उनकी इंजरी की हुआ तजवीज़ किया गया है, उसका ऑपरेशन होगा इंग्लैंड में, तो उसको
वापस आने में, उनको रिहैब करने के लिए भी काफ़ी टाइम चाहिए। तो लगता ये है कि जो टीम बांग्लादेश जाएगी इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होंगी, जो टीम फिर आगे अमेरिका का सफ़र करेगी। सही। अच्छा यूसुफ अंजुम साहब, आपकी क्या राय है, क्या वाकई कोई तब्दीली होगी? इसके अलावा जो टीम सेलेक्ट हुई है उस पर आप मुतमईन हैं? देखिए, महरीन टीम का इंतखाब तो चंद दिन पहले ही उस वक्त कर लिया गया जब माइक हसन यहाँ से गए थे अपना। उन्होंने फिर प्लान भी किया था किस तरह ये जो स्किल्स कैंप लगा उसको किस तरह मैनेज करना है। तो मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा कोई चंबे वाली इसमें बात नहीं है, क्योंकि बाबर रिजवान तो पहले ही उसका हमें इल्म था कि वो टीम का हिस्सा नहीं होंगे। शहनशाह अफरीदी को भी फ़िलहाल इस टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया, हमारे ज़रा ने ये कन्फर्म किया है। थोड़ा सा वरी साइन है इंजरीज़ के हवाले से, क्योंकि शादाब खान इंजर्ड हो गए, उनको कंधे की तकलीफ़, उनका जो एक मुमकिन तौर पर तजवीज़ किया गया वो लंदन में उनका सर्जरी उनकी होगी, जिसके बाद उनको फिट होने में 3 महीने लग सकते हैं। तो वो थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए एक वरी साइन है। इसके साथ साथ नसीम शाह और वसीम अहमद जूनियर, मोहम्मद वसीम जूनियर, उनके हवाले से भी फिटनेस के कुछ इश्यूज चल रहे हैं। वसीम जूनियर के हवाले से तो कंफर्म हुआ है कि वो इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया उनको। अलबत्ता नसीम शाह ने कल भी यहाँ पर बॉलिंग की थी कैंप के दौरान, उन्होंने बाद में कुछ अपनी एक्स्ट्रा बॉलिंग भी की है। तो उनकी जो फिटनेस का म्यार उसको बेहतर चेक किया जा रहा है कि किस तरह उनको मज़ीद उसको रिहैब किया जा सकता है, उनको मज़ीद फ़िटनेस के हवाले से उनसे काम लिया जा सकता है, उनकी फ़िटनेस चेक की जा सकती है। तो मेरे ज़राए ने तो ये कन्फर्म किया कि ये टीम बनाकर चेयरमैन पीसी मोहसिन नकवी साहब के हवाले कर दी गई है 3-4 दिन से। और अब चूँकि ये थोड़े से फिटनेस के इशूज़ थे, इसकी वजह से थोड़ा उसको रोका हुआ है। मेरे ख्याल में आज या कल किसी भी वक्त कौमी टीम का ऐलान कर दिया जाएगा। टीम में वही खिलाड़ी होंगे जो पहले खेलते हैं यकीनी तौर पर, जिन्होंने बांग्लादेश के साथ सीरीज़ में भी हिस्सा लिया। साहबजादा फरहान है, साइम अयूब हैं, उसके बाद सलमान अली आगा हैं, हसन नवाज़ हैं, उसके खुशदुर शाह हैं। इस तरह हसन अली की जिस तरह वापसी हुई है, हारिस है, इब्रार अहमद है, सुफियान मुकीम को इस तरह स्क्वाड का हिस्सा बनाया जा रहा है। और उसके साथ अब्बास अफरीदी है, सैन तलत है, यही वो तमाम लड़कियाँ जो इससे पहले कौमी टीम की तरफ से खेल भी चुके हैं और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस साबित किया कि वो आगे जाने की भी सलाहियत रखते हैं। स्किल कैंप के भी ज़रिए भी इनकी जो फिटनेस है, उसकी जो स्किल की खूबियों को बेहतर करने की कोशिश की गई है। अब चूँकि एक नई मैनेजमेंट है और नई सिलेक्शन कमेटी को दोबारा से ये टास्क दिया गया कि आप इस चीज़ों को देखेंगे किस तरह हमारा T20 में जो रैंकिंग उसको बेहतर किया जा सकता है। इस वक्त हमारी जो रैंकिंग है वो 8वें नंबर पर है, जबकि जो बांग्लादेश की रैंकिंग है वो 10वें नंबर पर है। इसलिए थोड़ा सा हमें मैचेस खेलने का वहाँ पे एडवांटेज तो हासिल होगा, लेकिन उससे कोई बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा नहीं होने वाला वहाँ की कंडीशन में खेल कर। अच्छा। और उसके बाद चूँकि हमें वेस्ट इंडीज़ भी जाना है, तो यकीन तौर पर इससे जो हमारे जो यंगस्टर खेलेंगे बांग्लादेश के ख़िलाफ़, उनको क्योंकि कदर कमज़ोर टीम होने की वजह से थोड़ा एडवांटेज यकीनी तौर पर मिल सकता है। लेकिन बांग्लादेश की टीम अपनी सरजमीन पर ज़्यादा आसान नहीं होती, हमें बेहतर प्लानिंग के साथ यहाँ पर उतरना पड़ेगा मैदान में। सही। अच्छा सलीम खालिक साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमने कल भी स्किल्स कैंप के हवाले से बात की थी, आपने कहा कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं होता, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है, जब खिलाड़ियों की फ़िटनेस की बात की जाए या फिर मॉडर्न क्रिकेट की बात की जाए, तो खिलाड़ी कहाँ से सीखें, कैसे सीखें, इसका सोल्यूशन क्या है? अगर स्किल्स कैंप भी इसका सोल्यूशन नहीं है तो? देखिए, मैंने ये नहीं कहा था कि बिल्कुल फायदा नहीं है, थोड़ा बहुत है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ड्रामेटिकली चेंजेस नहीं आएंगी कि आप समझें कि बस रजाक भाई आए, रजाक भाई ने कहा तू कदम बाहर निकाल, कर तो छक्का हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। बता सकते हैं वो, या तो ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, बता सकते हैं, लेकिन बताते तो सारे कोचेज होंगे। ऐसा नहीं है कि फिर वो होने लगे। तो हमें ऐसे ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए। बेहतरी आएगी खेल खेल कर। जैसे आज ही वो टॉप एंड सीरीज ऑस्ट्रेलिया में हो रही है और पाकिस्तान शाहीन टीम जा रही है, हर साल जाती है। तो इस तरह के जो जूनियर टूर है बहुत जरूरी है। अच्छा। वहां जाते हैं, वहां पर जाके ऑस्ट्रेलिया में हो, साउथ अफ्रीका में हो, इंग्लैंड भी पाकिस्तान शाहीन को जाना है। यहाँ जाकर ये लड़के खेलेंगे, परफॉर्म करेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर अगर आपका जो रहनुमा है, जो आपका कोच है, वो अगर एक मजबूत असाब का मालिक है, वो हार जीत की इतनी फिक्र किए बगैर आपको कॉन्फिडेंस दे पूरा कि यार तुम खेल रहे हो, जैसे तुम्हें खेलना है, तुम्हें परफॉर्म करना है, तुम्हारा रोल टीम में ये है, तुम्हें 20 बॉलों पे 35-40 रन करने हैं। मैं तुमसे 70-80 की तवक्को नहीं कर रहा, मिनिमम तुम्हारा टारगेट ये है। जाओ और जाकर अपना नेचुरल गेम खेलो, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ कि टीम से बाहर नहीं करूंगा। तो फिर प्लेयर सोचेगा दिफाई खौल से बाहर निकलने का। यहाँ पर प्लेयर जो डरे रहते हैं ना, जैसे हमने कल भी बात की थी, जो ये खौफ है, उस खौफ की वजह से वो अपना असल खेल पेश नहीं कर पाते और वो अपनी पोजीशन के लिए खेल रहे होते हैं कि यार मैं अगर मारने के चक्कर में कहीं आउट हो गया तो टीम से ना बाहर हो जाऊं। आप बच्चों की क्या बात कर रही हैं? बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे सीनियर जो है वो सारी जिंदगी इसी खौल में रहे, वो भी अपनी क्रिकेट जो है, जो बाबर की जो एबिलिटीज है उस पर किसी को शक नहीं है।
क्या जबरदस्त वो बैटिंग करते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल मैच में T20 में आते हैं तो आपने देखा होगा बहुत टाइम लेते हैं अपना। तो ये एक माइंड सेट है और ये दिमाग का काम है सारा। जैसे इंग्लैंड में ब्रेंडन मैकुलम आए, बेस्ट बॉल क्रिकेट उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई। टेस्ट क्रिकेट में ही एक दिन में उनकी टीम 370 380 रन करके ज्यादा 400 प्लस भी करती है, जीत भी जाती है मैच। तो ऐसे कोच हो, ऐसा माइंड सेट प्लेयर्स के अंदर आए, फिर आप देखिएगा कि क्या करती है हमारी पाकिस्तान टीम और इतना आगे जाती है। सही। तो ये नामुमकिन नहीं है, लेकिन इसके लिए यही जरूरी है कि अच्छे प्लेयर सेलेक्ट करें और उनको पूरा कॉन्फिडेंस दें, फिर देखें आप कमाल। सही। अच्छा जाहिर साहब, आपका क्या ख्याल है, कोचेस का मजबूत होता कितना ज़रूरी है, और अगर कोचेस के सिखाने पर भी खिलाड़ी नहीं सीख रहे फिर कैसे सीखेंगे? देखें, क्योंकि PSL के बाद दरमियान में पीरियड था, टाइम था, पाकिस्तानी प्लेयर्स के पास भी माइक हैसन सबसे मिले भी नहीं थे। उन्होंने स्किल्स कैंप का आगाज़ किया, यहाँ पे शुरू किया। यकीनी तौर पर जो नौजवान खिलाड़ी होते हैं बिल्कुल नहीं, वो सीनियर्स के साथ उनको टाइम गुजारने का भी मौका मिलता है। नेशनल क्रिकेट अकेडमी जो LCCA के साथ है, वहाँ इन लोगों की रहायश है, कुछ ना कुछ तो वो सीखते हैं। वार्म अप भी होते हैं, एक्सरसाइजेज भी होती हैं, नई चीज़ों का भी पता चलता है। लेकिन देखना ये है कि सिखा कौन रहा है। मेरी ज़ाती राय में आप देखें, माजरत के साथ कि वहाब रियाज जो है वो 100 विकेटें ले चुके हैं, PSL में टॉप 4 में शामिल हैं, बहुत अच्छे बॉलर हैं, बड़ी अच्छी उन्होंने क्रिकेट खेली है। अब वहाब रियाज जो है वो अली रज़ा को सिखाएंगे कि नो बॉल कैसे करनी है या कैसे रुकना है, तो उनकी अपनी बॉलिंग मेरा ख्याल है जब तक खेलते रहे वो नो बॉल्स करते रहे। इसी तरह से इमरान फ़रत, हुमायूं फ़रत और बहुत से कोच यहाँ पर मौजूद हैं। या रज़ाक जो है, अब किस हद तक वो फ़खर जमा को सिखाएंगे कि भाई छक्का कैसे मारना है, गेंद को बाहर कैसे फेंकना है। अब साइम अयूब हैं, तो साइम अयूब बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म के बैटर हैं, ओपनर हैं, और ख़ुद अब्दुल रज़ाक डिफरेंट कैटेगरी के थे। और साइम को लंबी इनिंग्स खेलना आप सिखा सकते हैं, चौका या छक्का मारना वो तो एक उनकी आदत बन चुकी है, वो करते हैं। लेकिन इस सारी कोचिंग से किस हद तक प्लेयर्स कुछ हासिल करते हैं वो यकीनी तौर पर, क्योंकि जो मैच फिटनेस होती है, साइड मैचेस हों या टूर्स हों, ज़ाहिर है प्लेयर्स उनसे ज़्यादा सीखते हैं। लेकिन बहरहाल स्किल्स कैंप का कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर है। और यूसुफ अंजुम साहब ने जैसे पहले भी कहा था कि माइक हैसन यहीं पे थे, वो एक किस्म की अपनी जो है टीम वो बनाकर इनको दे चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि नए कोच हैं, अगर वो एक टीम बनाकर दे चुके हैं तो उसमें कोई बड़ी चेंज पॉसिबल नहीं होगी कि माइक हैसन को राय में ना लिया जाए या उनसे वजह ना पूछी जाए। हाँ, अगर कोई जैसे शादाब अनफिट हो गए या कोई प्लेयर अनफिट हो जाते हैं उसमें चेंज की जा सकती है, वरना तो जो अब गैर मुल्की कोच आपने रखा है तो जाहिर है उसकी बातें भी मानना पड़ेंगी और वही टीम होगी जो माइक हैसन ने मुंतखब की है। सही। अच्छा यूसुफ साहब, आप क्या कहते हैं कि जी सलीम साहब कीजिए बात। देखिए, बताना चाह रहा था कि कल भी हमने यही बात की थी कि जो कोचेज है ना, उनको तो खुद कोचिंग की जरूरत रही सारी जिंदगी। आज वो जाहिद भाई ने भी वही बात की। बात यही है, यहाँ पर कोचेज अगर आपको बुलाने थे तो आप चले इंजमामुल हक को बुला लेते, आप मोइन खान को बुला लेते विकेट कीपर्स की रहनुमाई के लिए, आप वसीम अकरम को बुला लेते, वकार यूनुस को बुला लेते। मतलब इस तरह के जो स्टार्स हैं वो आके अगर इन लोगों को सिखाते तो फिर फायदा भी होता। ये बेचारे, ये तो ज्यादातर वही प्लेयर है कि जो अभी तक इनको अगर क्रिकेट खेल रहे होते तो इनको कोचिंग की जरूरत होती। यहाँ पर थोड़ा शायद PCB में गलती होगी। सही। अच्छा यूसुफ साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर किसी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस खराब होगी, बेहतर करने के लिए क्या इकदाम किए जाए, मैनेजमेंट के एंड पर और खिलाड़ी के एंड पर भी? देखिए, स्किल कैंप में यकीनी तौर पर जो कोचेज़ हैं वो अपने आप को बेहतर करने की कोशिश तो करेंगे, उनको कुछ सिखाया जाए लड़कों को, जिसमें अब रज़ाक की बात हुई, वहाब रियाज हैं, इमरान फ़रत हैं, अब्दुल रहमान हैं, ये सारे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं और काफ़ी इनका तजर्बा है। लेकिन मेरे ख्याल में जो स्किल कैंप में चीज़ को मिस किया जा रहा है वो है हमारे उमर गुल, क्योंकि उमर गुल की अगर आप उनका रिकॉर्ड उठाकर देखें तो वो पाकिस्तान के सबसे कामयाब T20 के बॉलर हैं। अब हम अपनी T20 टीम तैयार करने जा रहे हैं, लेकिन उमर गुल अभी तक घर पर बैठे, उनको किसी ने मदऊ नहीं किया। उसकी अगर निस्बत, अगर जिस तरह वहाब रियाज यहाँ पर इन्वाइट किया गया, उनको वो सिखा रहे हैं लड़कों को अपना तजर्बा, तो मेरे ख्याल में उमर गुल को अगर यहाँ पर इस कैंप के लिए कुछ माह के लिए या कुछ टाइम के लिए बुला लिया जाता कि वो आकर इन नौजवानों की कोचिंग करते तो उससे ज़्यादा पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता था। क्योंकि जिस किस्म की कंडीशन में इन्होंने खेलना, उसके लिए ज़रूरी है कि आपको हर किस्म की डिलीवरी पर महारत हासिल हो। ख़ासतौर पर T20 में आपको स्लोवर वन भी करना पड़ती है, उसके साथ साथ जो यॉर्कर होते हैं वो आपके यकीनी तौर पर फ़ायदेमंद होते हैं। और उमर गुल इन दोनों चीज़ों में कमाल उनके तजर्बा हासिल था। और यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर उन्होंने पहले नहीं सोचा तो हमारे प्रोग्राम की साथ से उनको ये सोचना चाहिए कि उमर गुल कैसा हमारे पास हथियार है जो जिसको इस्तेमाल में लाकर हम अपने नौजवानों को बेहतर कर सकते हैं। हम हमेशा गैर मुल्की कोचेज़ की जानब देखते हैं, गैर मुल्की कोचेज़ भी आप लेके आएँ, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं आपने यकीनी तौर पर उनसे फ़ायदा उठाना होता, लेकिन उसके साथ साथ उमर गुल जैसे और दूसरे जो हमारे खिलाड़ी, जिस तरह अगर टेस्ट मैचेस की बात की जाए तो यूनुस खान का नाम एक ज़हन में आता है
कि उनसे खिदमात से फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सा इस बात जानना भी तवज्जो देनी चाहिए कि नौजवान खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए गैर मुल्कियों के साथ साथ हमारे अपने कोचेज़ का भी मैदान में आना ज़रूरी है। और यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस जानब आगे चलकर गौर भी करेगा किस तरह चीज़ को बेहतर किया जा सकता है। स्किल कैंप में हमने तकरीबन अपना रोज़ भी विज़िट करते हैं, वहाँ का नेशनल क्रिकेट अकेडमी में भी जाने का मौका मिलता है और LCC ग्राउंड में भी जाते हैं वहाँ पर। तो अपने तौर पे कोचेस तो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये नौजवान खिलाड़ियों पर मुनसर है कि वो किस तरह उनको सीखते हैं, क्योंकि जब तक खिलाड़ी में खुद सीखने की वो जज्बा नहीं होगा उस वक्त तक उसकी परफॉर्मेंस में निखार कोई भी नहीं ला सकता। अच्छा सलीम खालिक साहब, हमेशा क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि पाकिस्तान में बैकअप खिलाड़ी को तैयार नहीं किया जाता, तो अब जूनियर्स को मौका मिल रहा है, तो आपके ख्याल में बैकअप जो है वो तैयार हो रहा है? और फिर ये भी कहा जा रहा है कि अभी छोटी छोटी टीमों के साथ मैचेस हैं तो ठीक है, कोई बड़ी टीम होगी तो फिर सीनियर्स को ऐड कर लेंगे। आई एग्री, बिल्कुल ऐसा ही है। और हो सकता है जो अगले साल वर्ल्ड कप हो रहा है जिसका इंडिया मेजबान है और पाकिस्तान को श्रीलंका में अपने मैचेस खेलने हैं, वहाँ आपको बाबर आजम भी नजर आए, वहाँ आपको मोहम्मद रिजवान भी नजर आए। और अगर उससे पहले ये जो यंगस्टर्स हैं ये कोई बहुत गैर मामूली परफॉर्म कर गए, जैसे अभी अगली हमारी सीरीज है बांग्लादेश, उसके बाद वेस्ट इंडीज की सीरीज बड़ी तगड़ी है। वेस्ट इंडीज को हालांकि टीम उनकी बहुत कमजोर है अब अगर हम देखें तो, लेकिन अपने घर में हमेशा वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। साउथ अफ्रीका से सीरीज है हमारी, वो तगड़ी है। एशिया कप है, क्रिकेट बहुत है। अब इनमें यंगस्टर्स को मौका तो दे रहा है PCB, लेकिन अब देखना है ये कैसे नताइज देते हैं। अगर ये यंगस्टर इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके तो फिर तो जाना पड़ेगा दोबारा एक कदम पीछे। लेकिन अगर ये यंगस्टर अच्छा परफॉर्म करते तो ये बहुत जबरदस्त और बेहतरीन चीज होगी। लेकिन अभी भी मैं ये बात कहता हूँ कि जो बड़े इवेंट है लाइक एशिया कप है या आपका वर्ल्ड कप है, वहां हमें बाबर आजम की जरूरत पड़ेगी और बाबर आजम को रखना पड़ेगा। आपको एक आध ऐसा सीनियर भी टीम में होना चाहिए। लेकिन जब कभी इस तरह की सीरीज हो कि बांग्लादेश से है, जिम्बाब्वे से है, आयरलैंड से है, अफगानिस्तान से है, इस तरह की सीरीज में आपको जरूरत नहीं है फिर बाबर वगैरह की। इसमें यंगस्टर्स को खिलाएं और यंगस्टर परफॉर्म भी करें। फिर अगर बाबर और वगैरह आ भी गए तो फिर जो ये यंगस्टर होंगे ये हमारा बैकअप होगा, बेंच स्ट्रेंथ होगी। जहां इनकी जरूरत होगी इनको हम खिला लेंगे और जब वरना फिर वो भी खेल रहे होंगे। लेकिन बड़े इवेंट में बड़े प्लेयर्स की जरूरत आपको पड़ती है। आप ये तवक्को नहीं कर सकते कि जो अभी हमारी मौजूदा T20 टीम है वो वर्ल्ड कप में जाकर खेलेगी और फिर फाइनल जीत कर आएगी। हमें एक बैलेंस रखना पड़ेगा, सीनियर भी रखने होंगे, जूनियर भी रखने होंगे। और मैं फिर बात दोहरा रहा हूँ कि जो बच्चों के खिलाफ हल्की सीरीज है उसमें बच्चों को खिलाएं, जहाँ तगड़ी सीरीज है वहाँ एक आध सीनियर को भी लेकर आए। सही। अच्छा जाहिर साहब, आप क्या समझते हैं, क्या बाबर की ज़रूरत पड़ेगी? इसके अलावा आकिब जावेद से कुछ दिन पहले सहाफ़ियों ने जब सवाल किया उन्होंने बड़ा गोल मोल सा जवाब दिया। ज़ाहिर है आकिब तो जो आप NCA के हेड एंड डायरेक्टर हैं वो ये तो नहीं कह सकते कि बाबर पर दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, बल्कि जो भी सिलेक्टर होगा या जो भी जिम्मेदार होगा बोर्ड का वो यही कहेगा कि अच्छा खेल पेश करने के बाद कोई भी टीम में वापस आ सकता है। लेकिन मैं इससे पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, मोहम्मद हारिस जो है बहुत अच्छा जारहाना खेल का मुजाहरा करते हैं। PSL में देखें वो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलते थे, लेकिन बाज़ औक़ात उनकी विकेट कीपिंग में खामियां दिखाई देती हैं। हमारे इन प्लेयर्स का, मोहम्मद हारिस का या जितने भी यंग हैं, इनका पता उसी वक्त चलना है जब ये मुल्क से बाहर जाकर खेलेंगे। क्योंकि इससे पहले आपको याद है न्यूजीलैंड में गए थे जिसमें हसन नवाज ने एक सेंचुरी की थी, पाकिस्तान सिर्फ वो T20 जीतने में कामयाब हुआ था। ओवरऑल हमारे जो है बैट्समैन या कहना चाहिए हमारे बॉलर्स वहाँ अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सके थे। अब मोहम्मद हारिस क्योंकि बांग्लादेश भी जाएंगे, वेस्ट इंडीज़ भी जाएंगे और एक गिरा हुआ कैच आपको कहीं से कहीं ले जा सकता है। फिर हो सकता है मोहम्मद रिजवान की ज़रूरत पड़े, मुझे नहीं पता। मीडिया ज़रा ये कहते हैं कि मोहम्मद रिजवान की ख्वाहिश है या वो ज़िद हैं कि वो ओपनिंग पर ही जाएंगे। हो सकता है 6-7वें नंबर पर उनकी ज़रूरत हो और मोहम्मद हारिस को प्योरली बैट्समैन के तौर पर शामिल किया जाए, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी तक जो शुनीद है, जो दिखाई देता है, ये एक अच्छा शगुन है कि आप नए खिलाड़ियों के साथ जा रहे हैं और नए खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं। जैसे कि कैम्प में ख्वाजा नाफे जैसे प्लेयर मौजूद हैं। हुसैन तलत को टीम में डाला था, PSL में अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ उनको चांस नहीं मिला। और इसी तरह से स्पिनर्स हैं, इब्रार तो एक किस्म के मुश्किल आपकी प्लेइंग 11 का हिस्सा होते हैं। सुफियान मुकीम है, इरफान मिनास हैं, कासिम अकरम है, कोई ना कोई स्पिनर 1-2 आपको उनके साथ लगाने होंगे। और स्पिन बॉलर जो है मेरा ख्याल बांग्लादेश में उनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। सही। अच्छा यूसुफ अंजुम साहब, एक तो आकिब जावेद के बयान पर आप क्या कहेंगे कि वाइट बॉल और रेड बॉल के जो प्लेयर्स हैं वो अलग अलग नहीं है, किसी को भी कहीं भी लाया जा सकता है। इसके अलावा T20 की रैंकिंग हमारी ख़राब हुई है, किसकी जिम्मेदारी है, क्या मसले मसाइल हैं?
देखिए महरीन, जहाँ तक बात है बाबर आजम और रिजवान की, तो पाकिस्तान में वैसे तो कोई चीज़ भी कन्फर्म नहीं हो सकती उस वक्त जब तो चीज़ हो नहीं जाती। लेकिन अब जो असरात लग रहे हैं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हारने का प्रेशर ना लिया तो फिर मेरे ख्याल में इन दोनों का दरवाजे तकरीबन हद तक बंद हो चुके हैं T20 के लिए। सिर्फ उनको वाइट बॉल और टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा। T20 रैंकिंग को बेहतर करने के लिए आपको जीत की ज़रूरत होती है, पाकिस्तान को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की रैंकिंग एक वक्त में हमने देखा कि हम T20 के चैम्पियन भी थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारा वो जवाल शुरू अब तक जारी है सिलसिला। तो अब चूँकि पाकिस्तान के पास दोबारा की टीमों को बेहतर किया जा रहा है, नए कोच भी हैं, नई इंतज़ामिया भी है, तो टीम ऑफ इस जानब तवज्जो देंगे कि जब तक हमारी रैंकिंग बेहतर नहीं उस वक्त तक खिलाड़ियों का मोराल भी अप नहीं होगा। और हमारा अफसोस की बात है कि हम अब जो हमारे टॉप T20 के जो खिलाड़ी हैं वो आलमी रैंकिंग में नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो क्रिकेट वो कितने नीचे जा चुकी है। अब इसको दोबारा ऊपर करने के लिए चीज़ों पर कोशिशें हो रही हैं। अब देखते हैं कि जो आने वाली सीरीज़ उसमें हमारी पाकिस्तान की टीम किस तरह परफॉर्म करती है, क्योंकि ये जो अगला साल है ये और ये मौजूदा साल ये T20 के हवाले से सबसे ज़्यादा मैचेस पाकिस्तान ने खेलने हैं। यकीन तौर पर पाकिस्तान के पास एक अच्छा मौका होगा कि वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर, जिससे उसकी रैंक में भी इजाफा हो। पाकिस्तान के पास बड़ा अच्छा मौका है। नासरीन, यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। खेल की हर खबर पर तज्जियों तबसरों का सिलसिला जारी है। सलीम खालिक साहब, पाकिस्तानी टीम ने जाना है बांग्लादेश और फिर बांग्लादेश की जो है जाने से पहले कैंप लगेगा 7 तारीख को कराची में। तो कराची के पिचेस और जो बांग्लादेश के पिचेस है, कितना फ़र्क है, क्या सूरत हाल है? देखिए, सारे सब कॉन्टिनेंटल की जो पिचेस हैं वो एक जैसी होती हैं। मतलब आजकल तो आपको पता है बैटिंग पिचेस ही हैं, और वाइट बॉल क्रिकेट में तो सारी पिचेस ही ऐसी होती हैं। जो पिचेस होती हैं चेंज वो होंगी साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में, और किसी हद तक आप कह लें कि इंग्लैंड में भी वैसे ज्यादातर बैटिंग पिचेस ही होती हैं। और तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना ज्यादा फर्क होगा, लेकिन तैयारियां जो करेंगे प्लेयर्स तकरीबन सिमिलर कंडीशंस होंगी। वेदर भी ऐसा ही है, मेरे ख्याल वहाँ का ढाका का और कराची का इतना ज्यादा फर्क नहीं है, वहाँ भी गर्म है, यहाँ भी बहुत ज्यादा गर्मी, तो तैयारियों का अच्छा मौका मिल जाएगा। लेकिन बांग्लादेश की जो टीम है वो बहुत डाउन जा रही है इस वक्त। तो आखिरी मेरे ख्याल 27 में से कितने 22 या 23 वनडे हारे हुए हैं वो लोग, और T20 के जैसे पहले जिक्र हुआ कि यूएई तक ने उनको हरा दिया, फिर हमने भी हराया, कैप्टन चेंज किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। डीमोरलाइज है टीम, उनकी परफॉर्मेंस कोई इतनी अच्छी उनकी सामने आ नहीं रही। तो उसको देखते हुए पाकिस्तान टीम को ये सीरीज जीतने में किसी खास मुश्किल का सामना नहीं होना चाहिए, और होपफुली ऐसा ही होगा। और यंगस्टर्स के लिए अच्छा मौका है। देखें, पहले ये होता था कि हम कहते थे कि यार ये जो सीनियर प्लेयर है ये मौका नहीं देते, और ये खुद ही आ जाते हैं अपनी रैंकिंग बढ़ाने के, बेहतर करने के लिए कि छोटी टीमों के खिलाफ भी खेलें, खूब अच्छा परफॉर्म करें और अपनी रैंकिंग बेहतर बनाएं। अब तो ऐसा नहीं है, अब तो नौजवान प्लेयर्स को पूरे मौके मिल रहे हैं। तो अब जैसे रैंकिंग की आप बात कर रही थी ब्रेक से पहले, तो हर तर्ज की क्रिकेट में, नॉट ओनली T20, टेस्ट, वनडे, हर तर्ज की क्रिकेट में हमारी रैंकिंग बहुत नीचे आ चुकी है। तो इसके लिए बेहतर यही है कि कारकर्दगी ऐसी बनाए कि आगे जाते रहे। खासतौर पे टेस्ट का मैं नाम लूंगा, टेस्ट चैंपियनशिप की जो ICC होती है, बिल्कुल आखिर में हम लोग आते हैं। तो इधर भी इनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि टीम अच्छी है, प्लेयर्स अच्छे, राइट प्लेयर फॉर द राइट फॉर्मेट, ये अगर करें तो इंशाल्लाह बेहतर नतीजे सामने आएंगे। और कोच अगर महमूद साहब भी आ चुके हैं, देखते हैं कि उनके आने के बाद क्या होता है। लेकिन उनका मीडिया में, सोशल मीडिया में इतना अच्छा इस्तकबाल उनका हुआ नहीं है। सही। अच्छा यूसुफ साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या पिचेस सेम ही होंगी? क्योंकि सुनने में ये आता है कि जो बांग्लादेश है वो पेसर्स के लिए पिचेस बनाता है। देखिए महरीन, पिचेस की अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल में कंडीशन सेम आप कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ की जो गर्मी है कराची की, बिल्कुल उसी तरह का मौसम और वेदर जो होता है वो हमें ढाका में भी देखने को मिलता है। और वहाँ की जो पिचेस हैं वो ख़ासतौर पर स्पिनर्स के लिए ज़्यादा फ्रेंडली होती हैं, और इसलिए हमारे पास जो सुफियान मुकीम है, इब्रार है, ये ज़्यादातर वहाँ पर कारगर हो सकते हैं। क्योंकि हमेशा हमने देखा कि जब भी पाकिस्तान की टीम गई है तो उसको अपने स्पिनर अटैक की वजह से वहाँ पर फोकियत हासिल हुई है। लेकिन जैसा कि पहले भी जिक्र किया था कि बांग्लादेश की टीम को के यहाँ पर मैचेस हार कर गई है, लेकिन अपनी सरजमीन पर उनके खिलाफ हमें बेहतर प्लानिंग के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा। और पाकिस्तान की टीम क्योंकि अब एक नए सफ़र का आगाज़ कर रही है,
है तो उसके लिए बैरून मुल्क जाकर खेलना और जीतना ये हमेशा से एक चैलेंज रहेगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यकीनी तौर पर उनकी सिलेक्शन कमेटी है, एक बेहतरीन टीम उन्होंने तैयार की जिसकी मंजूरी चेयरमैन PCB देंगे और उसका ऐलान जो होगा किसी वक्त भी तो है आज या कल में किसी वक्त टीम का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके बाद जो कैंप होगा वो 7 जुलाई से कराची में लगना है। माइक हैसन 6 या 7 तारीख वहाँ पर पहुँच जाएंगे और इसके बाद जो कैंप का बाकायदा आगाज़ होगा जिसमें मजमूई तौर पर फोकस किया जाएगा कि इब्तदाई जो पावर प्ले उसमें किस किस्म की हमें बैटिंग करना पड़ेगी, क्योंकि स्मार्ट क्रिकेट नाम इसी का है कि आपने कंडीशन के हिसाब से अपनी जाके बैटिंग करनी है। तो यकीनी तौर पर एक अच्छा टेस्ट होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भी, पाकिस्तान के खिलाड़ियों के लिए, खासतौर पर नौजवानों के लिए कि वो बाहर जाकर भी परफॉर्म करें। हमने यहाँ पर देखा कि PSL में और डोमेस्टिक मैचेस में इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अब उनको खुद को मनवाने की ज़रूरत पड़ेगी और यकीनी तौर पर पाकिस्तान के नौजवानों में टैलेंट है कि वो बाहर जाकर भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा जाहिद साहब, आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? इसके अलावा बांग्लादेश की टीम की रैंकिंग भी नीचे है, परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं, क्या वहाँ भी पैराशूटर्स वाला मसला है? देखें, रैंकिंग जिनकी बाद में होती है उसी टीम को ज़्यादा फ़ायदा भी होता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो यही कहा जाएगा कि बांग्लादेश की टीम बहुत कमज़ोर थी, लेकिन अगर बांग्लादेश की टीम जीतती है तो उनको एडवांटेज होगा इसका। दूसरा, क्योंकि अगला साल पूरा T20 का ये साल, इतनी ज़्यादा सीरीज़ हैं, नौजवान खिलाड़ियों को मोराल अप करने के लिए या कहना चाहिए वार्म अप करने के लिए या दूसरे मुल्क के पिचेस से खुद को एडजस्ट करने के लिए एक अच्छा मौका होगा। और ज़ाहिर है बांग्लादेश के साथ अब पाकिस्तान के मरासम भी अच्छे हैं। बांग्लादेश की टीम आपको पता है कि यहाँ भी खेल कर गई है, इसलिए ज़ाहिर है जाना तो पाकिस्तान ने वहीं था। और फिर क्योंकि अगले जो 3 T20 हैं वो अमेरिका में हैं, इसके बाद 3 T20 जो वनडे थे जिनको कन्वर्ट किया जा रहा है वो वेस्ट इंडीज़ के अंदर होंगे। तो डिफरेंट पिचेस पे खेलने के बाद नौजवानों को यकीनी तौर पर बहुत कुछ सीखने के लिए मौके मिलेंगे। सही। अच्छा सलीम साहब, आप क्या समझते हैं कौन सी टीम ज़्यादा टफ टाइम देगी, बांग्लादेश या फिर वेस्ट इंडीज़? बांग्लादेश के तो मैं बोल रहा हूँ इस तरह क्योंकि हमारी टीम का भी कोई भरोसा नहीं है। हमारे घर पे आके टेस्ट मैच हरा के वो जा चुके हैं, लेकिन ऑन पेपर और जिस तरह की भी परफॉर्मेंस लग रही है हमारी, और खासतौर पे बांग्लादेश की टीम जिस तरह नीचे गई हुई है, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान टीम को आसानी से जीत जाना चाहिए सीरीज। हाँ, वेस्ट इंडीज में थोड़ा सा इशूज होंगे क्योंकि अमेरिका में कंडीशंस अलग है और उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज में जाके खेलना होगा, वहाँ अलग होगा। तो और उनकी टीम का भी कोई भरोसा नहीं होता। वेस्ट इंडीज टीम लाइक पाकिस्तान कभी बहुत अच्छा खेलती है, कभी बिल्कुल नीचे आ जाती है। बांग्लादेश से चले आजकल तो अच्छे ताल्लुकात चल रहे हैं बांग्लादेश से, लेकिन वो वक्त भी इतना ज्यादा पहले बात नहीं है कि बांग्लादेश जाके वीजे के लिए जब हम गए थे, मैं गया था तो उन्होंने लेटर लिखवाया था बाकायदा कि मैं वहां जाकर कोई जॉब नहीं करूंगा, वापस आ जाऊंगा पाकिस्तान। तो ऐसा भी हुआ है। इवन अमेरिका में ऐसा नहीं होता, वो खिड़की पर 30 सेकंड आपसे बात करके वीजा दे देते, लेकिन बांग्लादेश में ऐसा था। लेकिन अब वहाँ के हालात हुए वो थोड़े चेंज हुए। अब जो गवर्नमेंट भी उनकी है वो प्रो पाकिस्तान है, तो इसी वजह से कि इतने शॉर्ट नोटिस पर उन्होंने पाकिस्तान से एक और इजाफी सीरीज खेल रहे हैं। लेकिन इसकी दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात अब अच्छे नहीं है, और इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह पाकिस्तान को के साथ करता था वैसे ही बांग्लादेश के साथ शुरू कर दिया है। इसी महीने सीरीज हो रही है, लेकिन अभी तक तस्दीक नहीं की उन्होंने शिरकत की। उन्होंने ये बात बोली है कि जी हमारी गवर्नमेंट की हमें इजाजत का इंतजार है। तो ये पॉलिटिक्स इंडियन क्रिकेट, इंडियन गवर्नमेंट, इनका काम यही है कि खेलों में इंडियन क्रिकेट बोर्ड में पॉलिटिक्स करते करते सलीम साहब मुझे लगता है बिल्कुल अकेले रह जाना, हर हमसाये को तंग करना, हर शख्स को तंग करना, फिर ये अकेले ही होंगे मुझे लगता है। पैसा बहुत है ना उनके पास, तो इस वजह से शायद अकेले ना हो, क्योंकि वो पैसे के बलबूते पे सारा कुछ है। हालांकि एक जमाने में क्रिकेट में दूसरे अभी भी है स्पॉन्सर्स, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती कि दूसरे मुल्कों को क्यों नहीं मिलते। आईसीसी को जैसे मिल जाते हैं, ज्यादातर इंडियन होते हैं, लेकिन दूसरे मुल्क जो है उनके पास क्यों इतने स्पॉन्सर्स नहीं आते, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या दूसरे। इवन पाकिस्तान जो है वो भी एक लगे बंदे कुछ स्पॉन्सर्स हैं, उन्हीं के पास जा रहा होता है। पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं, मैं फिर बात अपनी दोहराऊंगा। अगर आपने ट्रेवल करती होंगी आपने देखा होगा, चाहे वो एमिरेट्स एयरलाइन हो, कतर एयरवेज हो, कोई भी हो, सारी फ्लाइट फुल होती हैं। क्यों नहीं है वो पाकिस्तान क्रिकेट को स्पॉन्सर करते, PSL की टीमों को स्पॉन्सर करते, क्यों वो IPL वालों को स्पॉन्सर करते? क्या ये हमारी कोताही है, हम उनको अप्रोच नहीं करते या फिर वो नहीं करते? तो इधर अगर हम लोग भी स्पॉन्सर ढूंढे, दूसरे क्रिकेट बोर्ड भी ढूंढे, अपनी राहें तलाश करें पैसे कमाने की, तो फिर क्यों नहीं ऐसा वक्त आता कि इंडिया ने जो एक अपने पैसे के बलबूते पर कंट्रोल किया हुआ चीज है वो हटे। माजी में भी तो क्रिकेट होती थी जब सारे अपने अपने स्पॉन्सर होते थे, सब खेल रहे होते थे। क्यों इतना ज्यादा अब इंडिया के ऊपर ये लोग सारे लोग जो है वो डिपेंड कर रहे हैं? तो कभी ना कभी ऐसा वक्त आएगा कि दीगर क्रिकेट बोर्ड सोचेंगे इस पे, और कुछ जो ताकत का तवाज़ुन है वो फिर बराबर होगा।
सही। अच्छा जाहिर साहब, आप क्या कहेंगे, भारत और इंग्लैंड के दरमियान कल से टेस्ट मैचेस भी शुरू होने वाले हैं इस पर? देखिए, पहला टेस्ट जो हुआ था इंतहाई शानदार रहा था कि 5 दिन कहना चाहिए कि बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिली थी। कभी लगता था कि इंडिया का पलड़ा भारी है, कभी लगता था कि इंडिया का पलड़ा भारी है। और फिर एंड जो है 370 गालबन रन चेज़ करने थे इंग्लैंड ने। और जहाँ तक मुझे याद है, वीरेंद्र सहवाग ने भी कह दिया कि 2 बार भी इंग्लैंड खेले तो इतना टारगेट पूरा नहीं करेगी, और इंग्लैंड ने वो कर दिखाया था। एक दिलचस्प मैच था, वो इंग्लैंड की फतह के साथ ख़त्म हुआ। अब जो कल मैच शुरू हुआ है, इसके लिए उन्होंने अपनी बॉलिंग को मजबूत करने के लिए जोफ्रा आर्चर को भी इसमें शामिल कर लिया। अभी तक जब तक हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ, इंडिया ने अपने प्लेइंग 11 का ऐलान नहीं किया। बुमराह के बारे में जिसका कंपैरिजन वसीम अकरम से शुरू कर दिया था, वो दूसरी इनिंग में कोई भी विकेट नहीं ले सके थे। उनके फिटनेस मसाइल थे, बड़ी देर तक वो समझे हैं कि क्या उनको रेस्ट दिया जाता है या खिलाया जाता है। लेकिन मैं तवक्को करता हूँ, जैसे एजबेस्टन में बर्मिंघम में जो मैच है, यहाँ की अगर हिस्ट्री देखें तो दोनों टीमों के दरमियान 8 टेस्ट हुए हैं, आज तक इंडिया यहाँ जीता नहीं है। 7 मैच इंग्लैंड जीत चुका है, 1 मैच ड्रा हुआ है। तो एक दिलचस्प मैच कहा जा सकता है, क्योंकि बैटिंग लाइन बहुत अच्छी है इंडिया की भी और इंग्लैंड की भी। बैटिंग लाइन जो है वो बहुत अच्छी है। अब देखते हैं कि क्या होता है खेल की दुनिया में। जो कुछ होगा कल भी आपको आके बताएंगे। आज के लिए हमें इजाज़त दें। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बाय बाय।